हेलो दोस्तों, आप लोगों का नवोदया ब्रांच चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 कर रहे हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है वो सभी हम देख रहे हैं। आज उससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी तरह आपको हिस्ट्री का तो मैं दे ही रहा हूँ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का भी पूरा नोट्स मिलेगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखिए कि अशोक धर्म का महत्व क्या है? अशोक धर्म का महत्व क्या था? पिछले क्लास में हमने देखा था कि धर्म किसे कहते हैं और इसके क्या सिद्धांत थे। अशोक द्वारा जो चलाए गए धर्म उसका क्या सिद्धांत है। आज इसका महत्व हम देखते हैं। अशोक धर्म का महत्व क्या है? तो चलिए हम देखते हैं अशोक धर्म का महत्व। पहला पॉइंट क्या है? अशोक द्वारा चलाया गया धर्म तत्कालीन समाज एवं मौर्य साम्राज्य दोनों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। ठीक है, कहता है अशोक ने जो धर्म चलाया था वह उस समय और मौर्य साम्राज्य दोनों के लिए क्या सिद्ध हुआ? वरदान सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड में देखिए, इसमें सामाजिक क्या है? इसने होगा। ठीक है, इसने सामाजिक बुराइयों को कम करके मौर्य साम्राज्य के नैतिक स्तर को ऊपर उठाया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में आप देखिए यहाँ पे, सॉरी पॉइंट नंबर 3 देखिए यहाँ, इसने विभिन्न जाति एवं धार्मिक इसने विभिन्न जातियों एवं धार्मिक समुदाय के लोगों को एक सूत्र में बांधकर पारस्परिक स्वभाव एवं सामंजस्य के वातावरण को जन्म दिया। ठीक है, आगे हम 4 पॉइंट को देखते हैं। ये जब भी पूछता है तो 3 नंबर में पूछता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव में किस तरह पूछता है कि आपको ये 4 पॉइंट दे देगा और कुछ दूसरा पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा अशोक धर्म का महत्व नहीं है, तो आपको चूज करना पड़ेगा। और जब तक आप थ्योरी को अच्छा से नहीं कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। अशोक धर्म ने राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया तथा अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक समस्याओं का सही हल प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न को किस प्रकार लिखा जाएगा उसे देख लिया। आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह आप लोगों को भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है क्वेश्चन नंबर? क्या है क्वेश्चन नंबर? एनसीईआरटी का है। आप देखिए, आपके पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी बुक का। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन-कौन से तत्वों का प्रमाण मिलते हैं? कहता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन जो कि वहाँ के शासन करने के जो तौर तरीका था उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला क्या है? पहला पॉइंट देखिए यहाँ क्या है? केंद्र प्रशासन। पहला क्या है? केंद्र प्रशासन। तो आज भी देखिए केंद्र शासक, राज्य सरकार ये सभी होता है। तो केंद्र प्रशासन का सर्वा सम्राट खुद होता था। उसके पास असीमित शक्तियां होती थी। वह नियम बनाने वाला, लागू करने वाला एवं सर्वोच्च न्यायाधीश एवं सर्वोच्च सेनाओं का अध्यक्ष होता था। उनकी मदद के लिए कई मंत्रियां होते थे, जैसे कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है, तो इसी तरह आप देख लिए
पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसका, प्रांतीय प्रशासन। क्या है? प्रांतीय प्रशासन। कहता है कुशल प्रशासन चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था। अशोक ने अपने अभिलेखों में इसकी चर्चा की है। उनके शासनकाल में 5 प्रांत थे। पहला उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, कलिंग प्रांत तथा केंद्र प्रांत। हर प्रांत के राज्यपाल शाही परिवार के सदस्य होते थे, जिन्हें राजकुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। विशाल मौर्य साम्राज्य के कुछ ऐसे राज्य थे जिन्हें कुछ आज़ादी दी गई थी। ठीक है, मतलब कि कुछ राज्य ऐसे थे जिन्हें कुछ आज़ादी या छूट दिए गए थे। पॉइंट नंबर 3 में देखिए आप, जिला प्रशासन। क्या है? जिला प्रशासन। मौर्य साम्राज्य प्रांत जिलों में बटा हुआ था, जिसे जनपद कहा जाता था। इसके 3 प्रमुख अधिकारी थे। प्रादेशिक, यह अपने क्षेत्र के सभी विभागों पर निगरानी रखती थे। दूसरा क्या है? रज्जुक। दूसरा क्या है? दूसरा जो अधिकारी होता था वो है रज्जुक। यह आय अधिकारी होने के साथ साथ न्याय के भी कार्य करते थे। चौथा कौन है? तीसरा कौन है? वे युक्त। कौन है? युक्त। वे राजस्व के हिसाब किताब रखते थे। पॉइंट नंबर 4 में देखिए आप, इसमें पॉइंट नंबर 4 में क्या होगा? पॉइंट नंबर 4 में है स्थानीय प्रशासन। क्या है? पहला पॉइंट नंबर 4, स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन 2 भागों में बटा हुआ था। पहला क्या है? पहला है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए नगरों को कई भागों में बांटा गया था। नगरपति वहां का मुख्य अधिकारी होता था और मेगास्थनीज के अनुसार नगरपतियों की सहायता के लिए 30 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी या फिर बनाई जाती थी। अब देखिए, इसी में ग्रामीण प्रशासन को आप देख लीजिए। ग्रामीण प्रशासन, गांव का प्रशासन एक ग्रामीण द्वारा चलाया जाता था। इसकी सहायता के लिए गांव के व्यक्तियों की समिति होती थी। गांव के बूढ़े लोग छोटे छोटे ग्रामीण झगड़ों का निपटारा करते थे, जबकि बड़े झगड़े न्यायपालिका द्वारा निपटाया जाता था। पॉइंट नंबर 5 में आप देखिए, पॉइंट नंबर 5 में क्या होगा? न्याय व्यवस्था। कौन है? न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में संपूर्ण न्याय व्यवस्था का प्रावधान न्यायाधीश सम्राट स्वयं होता था। उसके नीचे छोटे बड़े न्यायाधीश होते थे। जनपदों एवं नगरों के अलग अलग न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। निचले न्यायालय के मुकदमे के फैसले के विरुद्ध अपील ऊपर के न्यायालय में सुनी जाती थी। पॉइंट नंबर 6 को आप देखिए, सैन्य व्यवस्था। क्या है? सैनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चतुरंगिनी सेना अर्थात पैदल, अश्वारोही, हाथी, अस्था रथारोही की व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त उसने जल सेना का भी व्यवस्था की थी। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे हम देखते हैं 7, पॉइंट नंबर 7। उसी में 6 नंबर में ही देखिए आप, यहाँ मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति की चर्चा की है। सम्राट संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति होता था और इसके अधीन कई सेना होते थे या फिर कई नायक होते थे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है, एक समिति। मेगास्थनीज के अनुसार एक समिति और 6 उप समिति की चर्चा की गई। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 को आप देखिए,
गुप्त गुप्तचर व्यवस्था क्या है? गुप्तचर व्यवस्था। आज भी देखिए हम लोग का भी जो राजदूत होता है वो सब क्या है? वो उसी को पहले कहते थे गुप्तचर व्यवस्था, एम्बेसडर जिसे कहते हैं। कौटिल्य के अनुसार मौर्य इतिहास में वैश्या, सन्यासी, मदारी, ज्योतिषी आदि गुप्तचर के रूप में कार्य करते थे। अशोक गुप्तचरों को बहुत महत्व देता था। पॉइंट नंबर 8 में आप देखिएगा, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। साम्राज्य के अधिकारी है ना, साम्राज्य के और कुछ जो अधिकारी बचे थे वे क्या क्या कार्य करते हैं। साम्राज्य के महान अधिकारी में से कुछ नदियों की देखरेख, भूमि मापन, नहरों का निरीक्षण कर वसूली, भूमि से जुड़े व्यवस्था आदि को देखते थे। साम्राज्य में अन्य कई तरह के अधिकारी थे जो विभिन्न कार्यों का निपटारा करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। तो हम लोगों ने देख रहे हैं किस प्रकार हम लोग हर क्वेश्चन को कितनी अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम कल देखेंगे।